नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एसओपी जो है वो जारी हो चुकी है, लेकिन काफी कैंडिडेट्स को अभी भी उलझन है कि ये सर एसओपी पे साइन नहीं है, या एसओपी में ये नहीं है, या एसओपी में वो नहीं है। आज आपके जो सवाल हैं उनका यहाँ पर रिप्लाई दूंगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बता दूं, एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, यानी कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड तय किए हैं विभागों के लिए कि उन स्टैंडर्ड के अनुसार ही जो स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है, जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो विभागों द्वारा पूरी की जाएगी। हमने वित्त विभाग से भी चर्चा करने की कोशिश की, तो वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि एसओपी यहाँ पर सभी विभागों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, वो यहाँ पर जारी की गई है। अब विभाग क्या करेगा? विभाग अपने अपने तरीके से सेवा नियम बनाएगा और वित्त विभाग को उन सेवा नियमों को प्रेषित करेगा, और 9 नवंबर से पहले पहले ये जो सेवा नियम है वो वित्त विभाग से अप्रूव करवाएगा इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर को शामिल करते हुए। यानी कि इन्होंने गाइडलाइन जारी की है करीब 7 पेज की, इनको शामिल करते हुए विभाग जो है अपने अपने सेवा नियम यहाँ पर बनाएगा करीब 13 पॉइंट्स को शामिल करते हुए, और इन पॉइंट्स को शामिल करते हुए सेवा नियम बनाकर वित्त विभाग को फॉरवर्ड करेगा, और वित्त विभाग जो है इन सेवा नियमों को अप्रूव करेगा, और इन सेवा नियमों के आधार पर ही संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का जो कार्य है संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, काफी कैंडिडेट्स कंफ्यूजन में है कि सर स्क्रीनिंग किसकी की जाएगी, नियमितीकरण का क्या रूल रहेगा। तो मैं बता दूं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो नियम 20 के प्रावधान के अंतर्गत आ रहे हैं, ऐसे कार्मिकों को, जो संविदा कार्मिक हैं, उनको नियमित यहाँ पर किया जाएगा। अब नियम 20 कौन सा है? तो मैं बता दूं, यहाँ पर नियम 20 ये है स्क्रीनिंग का, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी का गठन यहाँ पर किया है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पर रखा गया है। ये जो है, अगर किसी संविदा कर्मचारी ने काम किया है, किसमें किया है, गवर्नमेंट की स्कीम में या प्रोजेक्ट में, और उसने रेगुलर सर्विस की है, यानी कि संतोषप्रद सेवा की है लगातार, तो उसको यहाँ पर नियमित करने का, स्क्रीनिंग करने का जो कार्य है वो यहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, चेयरमैन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है, और ये कमेटी जो है उसके स्क्रीनिंग का जो है वो यहाँ पर तय करेगी कि उसको स्क्रीनिंग करना है या नहीं करना, और एक्सपीरियंस भी इन्होंने यहाँ पर तय किया है। और जो मैं बता दूं, निर्धारित जो अनुभव रखता है उस कार्मिक को नियमित यहाँ पर किया जाएगा। अब निर्धारित अनुभव का सीधा सीधा मतलब है 15 साल। दोस्तों मैं सीधा बता दूं आपको, लेकिन सरकार ने 2 वर्ष की छूट दे दी, यानी कि 2 वर्ष की छूट देने के बाद में, यानी कि जिन संविदा कर्मचारी को 9 वर्ष हो रहे हैं उनको भी नियमित किया जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको पिछली सेवा में, यानी कि सीएसआर रूल से पहले 6 वर्ष का समय हो चुका है, कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में आने के बाद में 1 वर्ष का समय हो चुका है, ऐसे संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको नियमित है। काफी कर्मचारी जो है, जो कार्मिक है, जो संविदा कर्मचारी, वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैं 1 साल पहले लगा हुआ हूँ या 2 साल पहले लगा हुआ हूँ, तो मेरा भी नंबर आएगा क्या? तो मैं बता दूं, निर्धारित जो शर्तें, जो अनुभव है स्क्रीनिंग की, वो अगर आप पूरी करते हैं तो आपका नंबर जरूर आएगा। आप फिर से मैं बता देता हूं आपको एक बार। अगर सबसे पहले क्या है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा संतोषप्रद पूरी की है आईएएस पैटर्न के अनुसार, उनको हम नियमित करेंगे। लेकिन सरकार ने यहाँ पर कुछ 2 साल की रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दी है, 2 साल की छूट भी इन्होंने दी है। तो इन्होंने कहा कि 9 वर्ष वाला भी नियमित होगा। साथ ही इन्होंने एक कंडीशन और रखी है कि ऐसा कार्मिक जिन्होंने पूर्व में 6 वर्ष की सेवा पूरी की है, यानी कि 6 वर्ष का मतलब है कि 3 साल को अगर आप 1 साल मानो तो 2 साल तो वैसे ही उसको हो रहे हैं संविदा के रूप में काम करते हुए आईएएस पैटर्न के अनुसार, और अडॉप्शन के बाद में उसने 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली, यानी कि 3 साल हो गए, तो 3 साल वालों को सरकार नियमित कर रही है। तो उसके आधार पर उस कार्मिक का भी यहाँ पर नंबर आएगा।
तो दोस्तों जरा भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नियम 20 जो है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत उसकी जो स्क्रीनिंग है वो करते हुए इनको नियमित किया जाएगा। इन्होंने कुछ जो गाइडलाइन है, जो टाइम बाउंड प्रोसेस है वो यहाँ पर तय की है। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा जरूर देखिएगा, सभी जो है एक से बढ़ के एक आपके काम की चीज आएगी। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि जो सोसाइटी है, जो डिपार्टमेंट है या जो सरकार का जो इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पर नियम 20 के प्रावधान अनुसार नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने की जो सेवावधि निर्धारित है, उसको यहाँ पर आकलन करेगा कि कितने कर्मचारियों ने निर्धारित जो टाइमलाइन है वो पूरी कर ली, निर्धारित जो अनुभव है वो पूरा कर लिया है, और उस पदों का जो आकलन है वो करेगा। नियम 1 यही कहता है इसका, एसओपी का। नियम 2 जो कहता है कि आप एक प्रपोजल भेजेंगे। किसको प्रपोजल भेजेंगे? आप कह सकते हैं वित्त व्यय विभाग को। मैं आपको यहां पर बताता हूं, वित्त व्यय विभाग को आप एक प्रपोजल भेजेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं जो प्रपोजल है वो वित्त व्यय विभाग को भिजवाया जाएगा। मैं यहां पर हाईलाइट भी कर रहा हूं, जिसमें आप देखते हैं पद का सवर्ग क्या रहेगा, पद का नाम क्या रहेगा, पे लेवल क्या रहेगा, इन सभी का यहां पर उल्लेख होगा। तो दोस्तों यहां पर प्रपोजल भिजवाया जाएगा। प्रपोजल में जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख रहेगा कि पद का क्या नाम रहेगा, उस पद का संवर्ग क्या रहेगा, पे लेवल कितना रहेगा। साथ ही एक काफी कार्मिकों की ये कंफ्यूजन आ रहा है, पॉइंट नंबर 2 की जो लास्ट लाइन है वो आप देख सकते हैं यहां पर। इसका सीधा सीधा दोस्त मतलब ये है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने जो संविदा वाले कार्मिक हैं, जितने नियमित हो जाएंगे उतने ही संविदा पदों को समाप्त किया जाएगा। यानी कि फिर वो पद काम के किसके, अगर आप नियमित ही हो जाएंगे तो संविदा पदों को यहां पर समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि 100 कार्मिक नियमित होंगे तो 100 संविदा के जो पद हैं उनको खत्म यहां पर कर दिया जाएगा। इसका सीधा उदाहरण आपको मैं देता हूं, जैसे कि पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 हुई और उसमें यहां पर भर्ती जो है ग्राम रोजगार सहायक के लिए हुई। अब जितने पदों पर ग्राम रोजगार सहायक का पर नंबर आ गया था, उतने जो पद हैं वो ग्राम रोजगार सहायक के खत्म कर दिए थे, और वर्तमान में करीब 1500 पद जो है ग्राम रोजगार सहायक के रखे हुए हैं, क्योंकि 1500 पदों पर अभी भी ग्राम रोजगार सहायक लगे हुए हैं। तो उतने पदों को यहां पर समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं नियमित पदों में परिवर्तन करने के क्रम में नियमित पदों के पदनाम वित्त नियम विभाग द्वारा निर्धारित यहां पर किया जाएगा। सबसे पहले आप जो प्रपोजल है वित्त व्यय विभाग को भिजवाए जाएंगे। इसके बाद में और उतने ही संविदा के जो पद है वो समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद में जो वित्त नियम है वो यहां पर नियमित पदों का जो है निर्धारण करेगा और वित्त व्यय विभाग को यहां पर सूचित करेगा। तो दोस्तों यहां पर काम किसका रहेगा? मेनली जो काम है वो आपके डिपार्टमेंट का रहेगा, कार्मिक विभाग का रहेगा, वित्त व्यय का रहेगा और वित्त नियम का रहेगा। क्योंकि वित्त व्यय जो है वो कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना यहां पर इन के लिए बजट का निर्धारण होगा, वित्त नियम जो है वो नियम आपके लिए बनाएगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहां पर और जो आपका वेतन है वो नियमित होने के बाद में आपका जो वेतन है आपको राजस्थान सिविल सेवा पुनर्रक्षित वेतन नियम 2017 के पे लेवल को प्रदर्शित करते हुए आपकी जो स्वीकृति है वो यहां पर प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों इसी कहने का मतलब है कि जो आपका पे लेवल है राजस्थान सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज रूल्स 2017 के अनुसार यहां पर होगा। और मैं बता दूं यहां पर जो आप पे मैट्रिक्स लेवल देख रहे हैं ये रिवाइज पे लेवल के अनुसार है। मैं यहां पर सीधा सीधा बात करूंगा एक पोस्ट की, उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि जिसको L10 यानी कि आप अगर L10 की यहां पर बात करेंगे, यानी कि जिसकी 3600 ग्रेड पे है उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पंचायत शिक्षक की 3600 ग्रेड पे है, लेखा सहायक की 3600 ग्रेड पे है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक की 3600 ग्रेड पे है। तो आपका जो वेतनमान है वो L10 के अनुसार होगा। L10 के अनुसार आप देख सकते हैं यहां पर 3600 ग्रेड पे में। और इसका जो बेसिक फंडा है L3600 में प्रोबेशन के बाद का जो प्रारंभिक वेतन है वो 33,800 रुपए यहां पर रखा गया है। यानी कि 33,800 रुपए प्रोबेशन के बाद में होगा।
प्लस इसमें 33,800 प्लस डीए प्लस एचआरए। डीए अभी 53% है, और जब आपका प्रोबेशन होने के बाद में डीए जो भी रहेगा वो यहां पर प्लस हो जाएगा। एचआरए जो 9% है या 10% है, जो भी है वो आपका प्लस होकर आपको जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से कहा है इसके अलावा भी कि यहां पर जो प्रोबेशन है वो भी 1 साल का रखा जाएगा। मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर, यहां पर जो प्रोबेशन है इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनके लिए जो प्रोबेशन है संविदा कर्मचारियों के लिए, वो नियमित सेवा में संविदा पद से नियमित सेवा में पद में परिवर्तन करने के लिए आपका जो 1 साल का जो प्रोबेशन है वो रखा जाएगा। तो 1 साल का प्रोबेशन आपका रहेगा। 1 साल के प्रोबेशन में आपका वेतनमान क्या रहेगा? तो यहां पर प्रोबेशन में जो वेतनमान है मैं बता दूं 3600 ग्रेड पे का, या लेखा सहायिका या कनिष्ठ तकनीकी सहायिका जो है वो लेखा सहायिका जो वेतन है वो जूनियर अकाउंटेंट के इक्विवेलेंट रहता है। तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि आपका जो वेतनमान है वो क्या रहेगा। तो 1 साल का जो वेतनमान है आपका 23,700 रुपए प्रति माह यहाँ पर होगा, यानी कि आपको 1 साल में 23,700 रुपए मिलेंगे प्रोबेशन के दौरान। लेकिन इन्होंने एक यहाँ पर फिर से बोल दिया है, यहाँ पर इन्होंने एक फिर से कुछ अटैच यहाँ पर किया कि पे मैट्रिक्स लेवल की जो प्रथम सेल है उसका जो वेतन है वो निर्धारित यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा यदि किसी कार्मिक को पूर्व निर्धारित पारिश्रमिक उक्त वेतन से अधिक है तो कार्मिकों को जो अधिक पारिश्रमिक है वो मिलता रहेगा। तो दोस्तों सैलरी को लेकर अगर आपका कंफ्यूजन है वो तो आप दूर कर लीजिए। मैं बता दूं लेखा सहायक या कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 1 साल प्रोबेशन पे 23,700 रुपए मिलेंगे प्रति माह। लेकिन अगर आपका वेतन जब आपको नियमित किया जाए, जब आपको प्रोबेशन में रखा जाए, तब अगर वेतन 23,700 से ज्यादा है, यानी कि आपका वेतन 28,000 है या मान लो 25,000 है या 26,000 है, तो आपको वेतन जो है वो 23,700 न मिलके आपको वेतन जो आपका 25,000 है या 26,000 है या 28,000 है वो यहां पर 1 साल तक मिलेगा। 1 साल बाद में जो वेतन है वो पे मैट्रिक्स लेवल L10 के अनुसार 33,800 प्लस डीए प्लस एचआरए जो भी आपकी रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर पूरा जो है वो हमारे पास है मटेरियल। मैंने कंफ्यूजन फिर भी आपको है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको कमेंट के माध्यम से सूचित यहां पर कर दूंगा। आपका जो है जो भी आपको डाउट है वो आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अब बात करते हैं अगली, यहां पर मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि कंफ्यूजन ना रखें, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं। साथ ही जितने जो संविदा कर्मचारी है वो नियमित होंगे तो उतने जो संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो भी पद हैं संविदा के उतने पदों को समाप्त यहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर संविदा के पदों का मतलब ही क्या, जब आपका नियमित पदों में चयन हो रहा है तो चयन होने के पश्चात उतने जो संविदा के जो पद हैं उनको खत्म यहां पर कर दिया जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर नियम 20 के तहत आपको जो नियमित है वो किया जाएगा। और नियम 20 मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि नियम 20 जो है वो स्क्रीनिंग का है, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा आपको यहाँ पर स्क्रीनिंग करते हुए नियमित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो संबंधित विभाग हैं वो अपने अपने जो सेवा नियम है वो उनमें आवश्यक संशोधन करेंगे। मैं बता दूं, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे आप सोसाइटी में लगे हो, चाहे सरकार के विभाग में लगे हुए हैं, चाहे सरकार के आप सरकारी इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं, तो आपके जो सेवा नियम है, जो सर्विस रूल है वो आपके बनेंगे सेवा नियम 2024 के नाम से। चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे वो पंचायती राज का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, चाहे कॉलेज शिक्षा का हो, उनके लिए सेवा नियम बनेंगे सेवा नियम 2024 के हिसाब से। और यहाँ पर इन सेवा नियमों में आवश्यक यहाँ पर आपका संशोधन किया जाएगा। सेवा नियम बन के एसओपी को शामिल करते हुए वित्त विभाग को भेजे जाएंगे और वित्त विभाग उसकी आपको परमिशन यहाँ पर देगा, अप्रूवल यहाँ पर देगा।
इसके बाद में उस हिसाब से आपका जो है नियमितीकरण का काम किया जाएगा। अब यहाँ पर काफी कार्मिकों को लिटरल एंट्री के बारे में भी पता नहीं है, यानी कि लिटरल एंट्री के बारे में भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर आपको 5 बता देता हूं। यहाँ पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत ऐसे पद जो संबंधित सेवा संवर्ग के प्रारंभिक पद से ऊपर के पद हैं, यानी कि जो प्रारंभिक सेवा के ऊपर के पद हैं, तो उनके नियमित पदों में परिवर्तन होने पर लिटरल एंट्री के पद के रूप में आपको शामिल यहां पर किया जाएगा। लिटरल एंट्री का आप देख सकते हैं, गूगल सर्च कर लीजिए। लिटरल एंट्री का मतलब है इज ए सिस्टम दैट अलाउ that recruitments of expert and experienced professional from outside the civil services into the senior government position। सीधा सीधा मतलब है दोस्तों इसका, ये लिटल एंट्री का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लोगों को सिविल सर्विस से बाहर से सरकारी पदों पर भर्ती होने या डिप्लोमा पूरी करने के बाद स्नातक डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब ये है, इसका लिटरल एंट्री का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक मौका मिलेगा कि आपको संविदा सेवा के माध्यम से आप यहाँ पर सरकारी पद में शामिल हो सकते हो। आपको यानी कि लिटरल एंट्री का मतलब आप सीधा सीधा सोचें कि आपको एक बार शीतलता यहाँ पर मिलेगी। जो संविदा कर्मचारी, एक बार का मतलब है जो संविदा कर्मचारी है, चाहे जिसको निर्धारित टाइमलाइन पूरा हुआ है अनुभव का, उसको भी शीतलता मिलेगी। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर उसको यहाँ पर अनुभव पूरा होने के बाद में यहाँ पर एक लिटरल एंट्री की जो शीतलता है वो यहाँ पर दी जाएगी। इन्होंने कहा अर्थात संबंधित सेवा संवर्ग के पदों पर पदोन्नति और सीधी भर्ती का जो अनुपात है, पदोन्नति का 50-50 रहेगा और सीधी भर्ती का 25:75 रहेगा। यहाँ पर अनुपात में भरे जाने की जो अनुसूची है उसमें प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा। और लिटरल एंट्री का मतलब है कि आपकी संविदा जो कार्मिक हैं उनको आप एक शीतलता यहाँ पर मिलेगी कि यहाँ पर प्रारंभिक पद से जो ऊपर के पद हैं उन्हें नियमित होने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सोसाइटी है, जो इंस्टीट्यूट है और जो डिपार्टमेंट है, नियमों में वित्त व्यय विभाग आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्रवाई है वो वित्त व्यय विभाग करेगा। वित्त व्यय विभाग से संविदा पद से नियमित पदों में परिवर्तन करने की पदवार जो स्वीकृति है वो यहाँ पर स्वीकृति के अनुसार उन पदों को शामिल किया जाएगा। यानी कि किसी के पद स्वीकृत नहीं है तो उनके पद भी यहाँ पर स्वीकृत यहाँ पर करवाए जाएंगे। यानी कि काफी जो कार्मिक हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के अभी काफी कार्मिकों के जो पद है वो स्वीकृत नहीं है, जो तो यहाँ पर जो वित्त व्यय विभाग है नियमित पदों की स्वीकृति यहाँ पर प्राप्त करेगा। साथ ही आप देख सकते हैं जो भी अनुसूची आपसे संबंधित जोड़ी जाएगी उसमें किस पद के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है, भर्ती करने का तरीका क्या रहेगा, पद की शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, अनुभव क्या रहेगा, उसका संपूर्ण जो विवरण है वो अंकित करेगा। और सोसाइटी और जो संस्था है इन नियमों को अडॉप्ट करने के लिए नए जो सर्विस रूल है उसके साथ शेड्यूल का जो प्रारूप है वो वित्त नियम विभाग को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो नियम से संबंधित जो काम है वो वित्त नियम करेगा, जो खर्चे और बजट से संबंधित जो काम है वो वित्त बजट करेगा। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने 7 नंबर पॉइंट है वो रखा है कि मंत्रिमंडल। दोस्तों परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, काफी कार्मिकों द्वारा आपको बरगलाया जा रहा है। इसमें जो मंत्रिमंडल है ऐसी कोई यहाँ पर ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं बता देता हूं एक बार आपको कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत जो सोसाइटी है, जो इंस्टीट्यूट है के स्थान पर विभाग में ही स्वीकृत है। तो ऐसी स्थिति में संविदा पद से नियमित पदों में परिवर्तन किए गए पदों को संबंधित विभाग के सेवा नियमों में पृथक जो शेड्यूल है के रूप में शामिल किया जाएगा और उसका जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर कार्मिक विभाग को भिजवाया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि अगर ऐसे कोई पद है CSR रूल्स 2022 में जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूट के स्थान पर विभाग में है तो विभाग में ही स्वीकृत है,
तो ऐसी स्थिति में संविदा से नियमित पदों में परिवर्तन किए गए पदों से संबंधित संबंधित विभाग के जो सेवा नियम है उसमें एक जो एक्स्ट्रा जो शेड्यूल है वो जोड़ी जाएगी, और एक्स्ट्रा शेड्यूल जोड़ने को लेकर जो प्रस्ताव है वो डीओपी को भिजवाया जाएगा, और डीओपी जो है उन सेवा नियमों में संशोधन के लिए, जो मैं बता दूं यहाँ पर कोई भी प्रकार का जो सेवा नियम सर्विस रूल संशोधित होता है तो उसके लिए मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, जो कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें एजेंडा रखा जाता है और उस एजेंडे पर यहाँ पर मंत्रिमंडल और कैबिनेट की यहाँ पर सहमति ली जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप परेशान न रहें, यहाँ पर मंत्रिमंडल की जो आज्ञा का मतलब है कि अप्रूवल लेनी होगी, क्योंकि कोई भी सेवा नियम में संशोधन यहाँ पर होता है तो यहाँ पर कैबिनेट या मंत्रिमंडल की जो अनुमति आवश्यक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 8वां जो है कि जो कार्यरत कार्मिक स्वीकृति के उपरांत वित्त व्यय विभाग से आपको स्वीकृति मिल जाती है, उसके उपरांत जो पात्र कार्मिक हैं, पात्र कार्मिक का सीधा सीधा मतलब है कि जो निर्धारित अनुभव पूरा करते हैं, तो नियम 20 में जो कमेटी का गठन किया गया है उनके द्वारा स्क्रीनिंग की आपकी जो सिफारिश है वो यहाँ पर की जाएगी। और नियम 20 आप देख सकते हैं, नियम 20 ये कहता है, नियम 20 स्क्रीनिंग से संबंधित है दोस्तों, जिसमें आपको स्क्रीनिंग से संबंधित जो कमेटी है उसका यहाँ पर गठन किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक सदस्य सचिव यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें आपसे आपका किस प्रकार से अनुभव रहेगा इसमें पूरा जो बायोडेटा है वो आपको बताया गया है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर संविदा पद को नियमित पदों में परिवर्तन करने पर उक्त नियमित पदों के लिए स्क्रीनिंग में पात्र पाए गए जो के कार्मिकों के जो ऑर्डर हैं, ज्वाइनिंग ऑर्डर हैं, यानी कि सब कुछ हो गया, स्क्रीनिंग भी होगी, स्क्रीनिंग में पात्र भी पाए गए हैं, तो ऐसे कार्मिकों के जो ज्वाइनिंग ऑर्डर हैं वो संबंधित विभाग, सोसाइटी या इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो संबंधित विभागों द्वारा ही यहाँ पर जारी किए जाएंगे। और साथ ही इन्होंने कहा है अगर आप नियमित हो गए, यानी कि जो नियमितीकरण के जो ऑर्डर जारी हो गए संबंधित विभाग द्वारा, तो आपके जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के अनुरूप जो समान वेतन भत्ते हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था आपको किस प्रकार से वेतनमान यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, बजट कहां से आएगा, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं बजट की, यानी कि आपको सैलरी कहां से दी जाएगी, बजट मद क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बजट जो मद है, कई ऐसी जो परियोजनाएं हैं जो भारत सरकार से स्पॉन्सर्ड है, कई ऐसी परियोजनाएं जो राज्य सरकार से स्पॉन्सर्ड है। तो यहां पर मैं बता दूं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो पद स्वीकृत हुए हैं वो यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, यानी कि जिनका बजट जो है, जो राशि है वो केंद्र सरकार से यहाँ पर मिलती है। आप देख सकते हैं इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि परिवर्तित भारत सरकार से भी कुछ परियोजनाएं हैं, सरकार की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, जो अन्य परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने जो टाइम, जो लिमिटेशन यहाँ पर तय की गई है उस सीमा तक जो वे है संबंधित परियोजना और योजना के अंतर्गत लेखांकन या अकाउंटिंग की जाएगी, और जो शेष राशि है उसके लिए संबंधित विभाग के बजट मद से आपकी जो राशि है वहन की जाएगी। मैं बता दूं यहाँ पर मनरेगा के जो कार्मिक हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, यानी कि इनकी जो राशि है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है इनकी सैलरी की। तो यहाँ पर बता दूं प्रशासनिक मद से इनका जो राशि का मतलब मनरेगा संविदा कर्मचारियों की जो सैलरी है वो भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मद यहाँ पर 6% की जो लिमिट है वो तय की गई है। तो इनका कहना है कि सबसे पहले जो वेतन है इनको 6% की जो भारत सरकार की जो राशि है आती है उससे एडजस्ट किया जाएगा। बाद में अगर कम पड़ता है वेतन के लिए जो राशि या फंड, तो वो शेष जो राशि है वो संबंधित विभाग द्वारा के जो बजट मद है उससे यहाँ पर अलॉट की जाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि जो सेवा नियम है उनके प्रारूप अनुसूची का परीक्षण कर वित्त विभाग को सहमति हेतु भिजवाया जाएगा। यानी कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब जो विभाग संबंधित जो विभाग है एसओपी जारी होने के बाद में अपने अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे इस एसओपी के अनुसार और वित्त विभाग को भेजेंगे अप्रूवल के लिए। 13 नंबर का जो पॉइंट है
कि यहाँ पर राजकीय विभागों में कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत स्वीकृत पदों के नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने के संबंध में विभाग के संबंधित सेवा नियमों में इन पदों को पृथक अनुसूची में सम्मिलित करने के विभागों के प्रस्ताव का परीक्षण कर कार्मिक विभाग से सहमति दी जाएगी और संबंधित सेवा नियमों में अनुसूची, यानी कि सीधा मतलब वही है, यानी कि संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तन करने के बाद में और नियमित करने के लिए कुछ अगर सेवा नियमों में अगर संशोधन की आवश्यकता है तो इन सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा और संशोधन का जो प्रस्ताव है वो बनाकर कार्मिक विभाग को भिजवाया जाएगा और कार्मिक विभाग जो है उस सेवा नियमों में संशोधन के लिए यहाँ पर जो अनुसूची है, जो शेड्यूल है, वो मंत्रिमंडल या कैबिनेट के समक्ष यहाँ पर रखेगा और उनके लिए उनका अनुमोदन यहाँ पर प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल के शब्द से जरा भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नियमितीकरण के लिए किसी भी सेवा नियम में संशोधन की आवश्यकता है तो विभाग जो प्रस्ताव बनाकर है वो कार्मिक विभाग को भेजेगा और कार्मिक विभाग जो है कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बैठक में उसको एजेंडे में शामिल करते हुए उसका अनुमोदन यहाँ पर प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, जरा भी परेशान न हो, काफी कार्मिकों द्वारा आपको यहाँ पर बार बार इसको लेकर कंफ्यूजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने वन बाई वन आपके सॉल्यूशन है वो यहाँ पर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर इन्होंने जो टाइम बाउंड जो प्रोसीजर है वो भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ। संविदा सेवा नियम 2022 में नियमित करने के लिए जो नियमित पदों का, कितने पदों का आपको नियमित पद चाहिए उसका आकलन जो है वो 9 नवंबर तक किया जाएगा और 9 नवंबर तक ही आकलन करने के बाद में जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर सेवा नियम संशोधन का वो यहाँ पर वित्त विभाग को भिजवाया जाना होगा और वित्त विभाग द्वारा, और मैं बता दूं, एसओपी को शामिल करते हुए आवश्यक संशोधन करने हैं और जो वित्त विभाग को आपको प्रस्ताव भेजने हैं और वित्त विभाग द्वारा आपको जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर अनुमोदन करने के बाद में ये जो कार्रवाई है वो प्रारंभ की जाएगी। इसके बाद में संविदा पदों का आपको कि कौन कौन से पद चाहिए, उन पदों का औचित्य क्या रहेगा, यानी कि किस प्रकार के पद चाहिए, इसके लिए जो कार्रवाई वो 14 नवंबर तक करनी है, जिसमें आप जब भी वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाएं तो उस पद का संवर्ग क्या रहेगा, पद का नाम क्या रहेगा, पे लेवल कितना रहेगा, इसका उल्लेख करते हुए आपको प्रस्ताव भिजवाने हैं। इसके बाद में नियम 20 में जो है जब भी आपको स्क्रीनिंग की जाएगी, कोई भी आपको सेवा नियम में आवश्यक संशोधन है तो आप देख सकते हैं 22 नवंबर तक ऐसे जो प्रस्ताव है, जो एक्स्ट्रा शेड्यूल है वो आपको भिजवानी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटरल एंट्री का मैंने आपको यहाँ पर सीधा मतलब समझाया कि आपको यहाँ पर शीतलता दी जाएगी संविदा कर्मचारियों की। अगर प्रारंभिक सेवा के ऊपर के पद हैं उसके लिए यहाँ पर शीतलता दी जाएगी, अन्य पदों के लिए शीतलता की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको शीतलता चाहिए तो आपको जो प्रस्ताव है वो 22 नवंबर तक भिजवाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो शेड्यूल है वो वित्त नियम को भिजवाने की जो डेट है वो आप देख सकते हैं अनुमोदन के लिए वो 22 नवंबर रखी गई है। इसी प्रकार से संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत कोई पद अगर सोसाइटी या संस्थान के स्थान पर विभाग में स्वीकृत है तो ऐसे पदों में परिवर्तन करने के लिए जो एक्स्ट्रा शेड्यूल है वो कार्मिक विभाग को भिजवाने की जो डेट है वो 22 नवंबर है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियम 20 में स्क्रीनिंग की जो सिफारिश है वो यहाँ पर 9 दिसंबर तक की जाएगी। इसके अलावा नियम जो सोसाइटी द्वारा जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है, नियमित पदों में नियुक्ति के जो आदेश हैं, नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग में उपयुक्त पाए गए कार्मिकों के जो नियुक्ति आदेश हैं वो संबंधित विभाग और संस्था या सोसाइटी द्वारा ही जारी किए जाएंगे और उसकी जो डेट है वो यहाँ पर 27 दिसंबर की गई है। यानी कि इनने जो एसओपी जारी की है इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि 27 दिसंबर तक जो नियुक्ति आदेश हैं वो जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि वे जो विभाग है वो यहाँ पर कार्रवाई क्या करेगा 22 नवंबर तक। वे जो है वो 22 नवंबर 2024 तक यहाँ पर कार्रवाई करेगा। क्या कार्रवाई करेगा आप देख सकते हैं, नियमित पदों के जो प्रस्ताव है उसका परीक्षण करेगा। परीक्षण कर वित्त वे कहा है
और करके नियमित पदों का जो पदनाम है, कितने पदों की संख्या चाहिए, राजस्थान सर्विस सिविल सर्विस रूल्स रिवाइज रूल्स 2017 के अनुसार पे लेवल का प्रदर्शित करते हुए इनकी जो स्वीकृति है वो जारी करेगा और वे भार किस बजट मद से यहाँ पर किया जाएगा उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा ये, और ये जो काम है वो 22 नवंबर तक यहाँ पर करेगा। कार्मिक विभाग जो है वो 12 दिसंबर तक यहाँ पर क्या कार्रवाई करेगा, आप देख सकते हैं। कार्मिक विभाग जो है अगर कोई शेड्यूल के जो आपको यहाँ पर अप्रूवल करवानी है, कोई नियम जो सेवा नियम है वो आपको अनुमोदन करवाना है, कोई नियमों में आवश्यक संशोधन करवाना है, यहाँ पर 12 दिसंबर तक मंत्रिमंडल या कैबिनेट की बैठक में उनको अप्रूवल करवाएगा। अब यहाँ पर कार्रवाई आती है वित्त नियम की। वित्त नियम दो प्रकार की कार्रवाई करेगा। पहली जो कार्रवाई है वो 18 नवंबर तक करेगा। क्या करेगा, नियमित पदों में परिवर्तन, संविदा पदों को नियमित पदों में परिवर्तन किए जाने के क्रम में पदों के पदनाम वित्त नियम विभाग को द्वारा निर्धारित करके वित्त व्यय विभाग को प्रेषित करेगा, और ऐसी जो कार्रवाई है वो 18 नवंबर तक की जाएगी। और वित्त नियम द्वारा जो अनुसूची का परीक्षण है उसके द्वारा सहमति जो है वो 19 नवंबर तक दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपको पूरी जो कार्रवाई है वो यहाँ